Good morning, students. Chapter 9 Rural Development is still continued, and today we will read about agricultural diversification and market risk. Agricultural diversification refers to the reallocation of some of the farm's production resources into new activities or crop reducing market risk, because price of all the crops may not drop at the same time. If one crop fetches low revenue, the other may fetch high. Thus diversification helps stabilization of farm's income by lowering the market risk. स्टूडेंट्स, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि एक ही क्रॉप को अगर फार्मर्स ग्रो करते हैं, एक ही क्रॉप की कल्टीवेशन करते हैं, उसमें उनको लॉस होने का रिस्क होता है। मे बी क्योंकि मार्केट तो हमेशा अनसर्टेन होती है, हो सकता है उस पर्टिकुलर क्रॉप की मार्केट हाई होने के बजाय लो ही हो रही हो, उसकी डिमांड रेगुलर कम होती जा रही हो। तो ऐसे में फार्मर्स को मार्केट रिस्क से बचाने के लिए उनको डाइवर्सिफिकेशन का तरीका अपनाना चाहिए। इसका मीनिंग है मल्टी क्रॉपिंग। कई तरीके का डाइवर्सिफिकेशन है कि एक क्रॉप से हटकर दूसरी क्रॉप में अपने रिसोर्सेज को लगाना, कि एक क्रॉप का अगर एक क्रॉप से हमें लो रेवेन्यू हो रही है तो हो सकता है दूसरी क्रॉप से हाई रेवेन्यू हो जाए। और दूसरा, फार्म एक्टिविटीज से हटकर अदर एक्टिविटीज में अपने रिसोर्सेज को लगाना। ये दोनों तरीके डाइवर्सिफिकेशन हैं, यानी कि अपनी जो एक रेगुलर कॉमन एक्टिविटी है उससे हटकर दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व्स टू एस्पेक्ट्स, one diversification of crop production and second diversification of production activity or employment. Then first we will read about diversification of crop production. It implies cultivation of a variety of crops rather than one specified crop. It implies a shift from single cropping system to multi cropping system, कि एक क्रॉप को ही ना उगाकर साथ साथ हमें दूसरी क्रॉप्स को भी उगाना। In India, where agriculture is still dominated by subsistence farming, diversification would mean a shift from subsistence farming to commercial farming. क्योंकि पहले हमारे फार्मर subsistence farming तक ही लिमिटेड थे, सिर्फ अपनी फैमिली नीड्स के लिए ही ग्रो करते थे। लेकिन जब ये मल्टी क्रॉपिंग का कंसेप्ट आया तो उसके बाद फार्मर्स का सोचने का ढंग थोड़ा सा चेंज हो गया और वो इस ढंग से सोचने लगे कि अब हमें सबसिस्टेंस से हटकर कमर्शियल फार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए और थोड़ा सा अपने प्रॉफिट को भी बढ़ाना चाहिए। इट वुड मीन चॉइस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इन अकॉर्डेंस विद द प्राइस स्ट्रक्चर इन द मार्केट, और मार्केट में प्राइस स्ट्रक्चर को देखते हुए उन्हीं क्रॉप्स का कल्टीवेशन पर फोकस करना जिनके मार्केट रेगुलर हाई हो रही है, जिनमें ज्यादा प्रॉफिट्स के होप्स हैं। इट वुड मिनिमाइज द मार्केट रिस्क अराइजिंग ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशंस। ऑल्सो it would minimize risk occurring due to failure of monsoon. कई बार मानसून फेलियर होने की वजह से क्रॉप्स फेलियर हो जाते हैं, फार्मर्स को बहुत लॉसेज हो जाते हैं, तो उस समय डाइवर्सिफिकेशन फार्मर्स की हेल्प कर सकता है। तो उस समय दूसरी क्रॉप्स को ग्रो करके फार्मर्स ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। सेकेंड है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट। इट इम्प्लाइज अ शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट। It raises income as well as stabilizes it. इनकम को बढ़ाता भी है, इनकम को स्टेबलाइज भी करता है ये। Finding sustainable livelihood away from crop farming becomes all the more significant in view of the fact that crop farming sector is overburdened. क्योंकि क्रॉप फार्मिंग सेक्टर पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बर्डनड है कि अगर उससे हम डाइवर्ट नहीं करेंगे फार्मर्स को, उनको अदर एक्टिविटीज़ में हम एनकरेज नहीं करेंगे, तो खाली क्रॉपिंग कल्टीवेशन पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट है कि इनकम लेवल एकदम लो हो गया। तो इनकम लेवल को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि फार्मिंग सेक्टर से पॉपुलेशन को डाइवर्ट करके अदर एक्टिविटीज़ में लगाया जाए। अब अदर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं जिनमें हम फार्मर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एनिमल हस्बेंड्री। इट इज़ नोन एज लाइव स्टॉक फार्मिंग, जानवरों को पालना। इट्स एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड फार्मिंग एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड लाइव स्टॉक फार्मिंग। पोल्ट्री, कैटल, goats and sheep, these are important components of livestock in India. Poultry accounts for 42%,
cattle 25%, goat, sheep nearly 20% share in total livestock in India. In most areas, livestock is combined with crop farming. कई जगह पर farmers crop farming भी करते हैं और साथ साथ livestock farming भी करते हैं, लेकिन कुछ farmers सिर्फ livestock farming करते हैं। ऐसा वहाँ पर होता है कि लैंड के टाइप्स पर डिपेंड करता है। जहाँ पर तो इरिगेटेड लैंड है, जहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हैं, कल्टीवेबल लैंड है, वहाँ पर लाइवस्टॉक फार्मिंग कम है। और जैसे जैसे वी मूव टू सेमी एरिड एंड एरिड एरियाज, जहाँ पर रेनफॉल कम होता है या इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वहाँ पर क्योंकि क्रॉप फार्मिंग में होप्स कम हैं, उनमें गेन्स कम हैं, इसलिए वहाँ पर लाइवस्टॉक फार्मिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वहाँ पर फार्मर्स के द्वारा प्रॉफिट्स अर्न किए जाते हैं, फार्मर्स को पालते हैं और उनके लाइवस्टॉक फार्मिंग से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। लाइवस्टॉक सेक्टर इज़ नॉट फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स। अगर हम कहें कि इस सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, ऐसा नहीं है। इन टर्म्स ऑफ साइज, अगर हम अपने लाइवस्टॉक का साइज देखते हैं तो इंडिया के लाइवस्टॉक शायद वर्ल्ड में हाईएस्ट होगा। नंबर ऑफ एनिमल्स विल बी द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, बट इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वालिटी we are far behind from the most developed countries of the world. Two principal problems related to this are low productivity owing to backward know-how, क्योंकि टेक्निक की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए हम फार्मर्स की जो लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत लो है। और सेकंड, डेफिशिएंट वेटेरिनरी केयर, और एनिमल्स की जो केयर है, जो एनिमल्स की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनकी केयर करने के लिए, उनको क्योर करने के लिए वेटेरिनरी केयर हमारे यहाँ, ऐसे सेंटर्स हमारे यहाँ बहुत सफिशिएंट नहीं हैं। सो दीज आर टू बी टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज फिशरीज, मछली पालन। केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु आर द प्रिंसिपल स्टेट्स इन इंडिया where fisheries is an important source of livelihood in the rural areas. The fishing community in India depends almost equally on inland sources and marine sources of fishing. Inland sources include rivers, lakes, ponds, streams, and marine sources include seas and oceans. Together these sources are called water bodies or provider of फिशिंग कम्युनिटीज़। ये फिशिंग कम्युनिटीज़ के लिए सब्सिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उनको लाइफ प्रोवाइड करता है, उनको रोज़गार देता है। तो दैट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लिविंग फॉर द फिशिंग कम्युनिटीज़। बट फिशिंग कम्युनिटीज़ टू बी कंटिन्यूज टू बी एज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ इन द country. Widespread indebtedness of the fishing communities makes fishing a vulnerable occupation. सबसे ज़्यादा इंडेप्टेडनेस फिशिंग कम्युनिटी में है, सबसे ज़्यादा इन लोगों को उधार लेकर अपना जीवन चलाना पड़ता है। ऐसा क्यों है और क्या इसके लिए सजेशंस दिए जाते हैं? फर्स्ट, credit facilities be provided to the fishing communities that breaks their vicious circle of indebtedness. इनके लिए भी क्रेडिट की सुविधा होनी चाहिए क्योंकि इनका जो ऑक्यूपेशन है ये भी एक अनसर्टेनिटी पर डिपेंड है। कई बार फ्लड्स हो जाते हैं या तूफान आ जाते हैं या जो भी ओशंस में, उसकी वजह से इनका फिशिंग ऑक्यूपेशन जो है इफेक्ट होता है, उसकी वजह से इनका काम बंद हो जाता है। कई बार ऐसा होता है समुद्री तूफान आते हैं तो इनका काम बंद हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि इन लोगों को अपना जीवन चलाने के लिए लोन्स लेने पड़ते हैं। इंडेप्टेडनेस इस कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है, तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ इनको भी प्रॉपर दी जानी चाहिए ताकि ये अपने इंडेप्टेडनेस के जो विशियस सर्कल है, जो एक कुचक्र है, उसमें से ये बाहर निकलें। माइक्रो फाइनेंसिंग थ्रू SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, may go a long way in redressing credit needs of the marginal fishing families। जो पुअर मार्जिनल फिशिंग फैमिलीज हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा उनको हेल्प प्रोवाइड की जाए। फिशरी टेक्नोलॉजी भी अपग्रेडेड और मछली पकड़ने की उनको नई से नई टेक्निक्स बताई जानी चाहिए एंड मेड अवेलेबल टू द फिशिंग कम्युनिटी। नेक्स्ट,
outside farming activity is horticulture. Although it is also related to cultivation, but it is some different because it is related to cultivation of flowers and fruits, not grains. Horticulture is another alternative source of employment in the rural areas. It is more like diversification of crop production rather than a source of employment different from crop farming. It includes fruits, vegetables and flowers besides several others, and it has been a substantial increase in area under horticulture. Presently, India is second largest producer of fruits and vegetables in the world. We are emerging as a leading producer of mangoes, bananas, coconuts, cashew nuts and a variety of spices. High crop productivity led to golden revolution in horticulture farming during the years 1991 to 2012. Doubtless, horticulture is emerging an important means of sustainable living in the rural areas. बहुत important means of living हो गया है और बहुत ज़्यादा income इससे farmers हमारे earn कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा growing sector हो गया ये. There has been a significant rise in the income levels of the farming families engaged in horticulture activities. Shifting to horticulture farming has reduced economic vulnerability to the small and marginal farmers. तो small और marginal farmers जो सबसे ज़्यादा affected होते हैं uncertainty से, अनिश्चितताओं का जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो उनका horticulture से काफ़ी उनका standard rise हुआ है, उनका income level भी बढ़ा है. However, an alarming fact is that bulk of acreage under horticulture has expanded at the cost of acreage under pulses, causing a severe shortfall in supplies of pulses. क्योंकि इनका एरिया बढ़ा दिया फार्मर्स ने, pulses का एरिया घटा दिया, pulses की कल्टीवेशन उनकी ग्रोथ कम हो गई है, and a cut in their consumption owing to high prices. इस वजह से जब pulses की ग्रोथ कम हो गई, उनके प्राइसेस हाई होने लगे और उसकी वजह से जो पब्लिक के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन का एक हाई सोर्स था, पल्सेस की ग्रोथ कम होने से उनके प्राइस बढ़ गए और वो पब्लिक के लिए कम अवेलेबल हो गई. तो इस तरीके से जो वेजिटेरियन डाइट लेने वाले हैं उनके लिए पल्सेस की सप्लाई कम होना एक हार्मफुल फैक्टर बन गया. तो इस तरीके से हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स का कल्टीवेशन बढ़ने से प्रॉफिट तो डेफिनेटली बढ़ा है, लेकिन साथ साथ पल्सेस का प्रोडक्शन कम होने से भी पब्लिक पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है. नेक्स्ट है कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज. तो अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर. कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हैज बीन अ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज. ट्रेडिशनली, this industry has been dominated by activities like spinning, weaving, dyeing and bleaching. Spinning होता है कॉटन से धागा बनाना, थ्रेड बनाना, उसको वीव करना, उसको डाई करना और ब्लीच करना, ये सब हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ हैं. कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ जो घर में अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से स्मॉल स्केल पर छोटे छोटे टूल्स की हेल्प से किए जाते हैं, जिसका इन्वेस्टमेंट लेवल भी बहुत हाई नहीं होता, लेकिन बट स्टिल अ गुड सोर्स ऑफ अर्निंग. However, with the growth of urban textile industry, these activities have been hit in the rural areas. क्योंकि शहरों में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज काफ़ी बड़ी हैं, इस वजह से इन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ये जो कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीन्स जो हैं वो बहुत स्पीड से और कम रेट पर अब काम करने लगी हैं, तो इनका थोड़ा सा लेवल लो हो गया. देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ Tamil Nadu women in agriculture. It is known as TANWA, TANWA. ये कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कैसे वहाँ की विमेन ने एकदम प्रोग्रेस की, कौन सा तरीका अपना के उन्होंने कौन सी डाइवर्स टेक्निक्स उन्होंने अडॉप्ट की, जिसकी वजह से उनका फार्मिंग से हटकर अदर एक्टिविटीज़ में उन्होंने एकदम ग्रो करके अपना लेवल हाई किया और अपनी इनकम बढ़ाई. तो तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो वहाँ की विमेन को ट्रेंड किया गया फार्मिंग की टेक्निक्स में. इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रेज एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन as well as their income through high levels of productivity. Having acquired specialized skills through training, उनको ट्रेनिंग दी गई, स्पेशलाइज किया गया, उनको उनके विमेंस के ग्रुप बनाए गए
दीज ग्रुप्स, और वो ग्रुप्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरह काम करते थे और कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज को उन्होंने बहुत प्रमोट किया. तो इट्स अ गुड एग्जाम्पल. ड्यूरिंग द रिसेंट पास्ट some new household activities like soap manufacturing, doll making, basket making, mushroom cultivation, bee keeping, बहुत सारे नए jobs emerge हुए हैं और ये सभी income generation के alternative source हैं. In many rural areas, these household activities are being promoted by farms women's group. तो रूरल एरियाज में फार्म्स की विमेंस के ग्रुप्स बनाए गए हैं जो इन एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं. Focusing on income generation through employment of women in productive activities at their household level. तो हाउसहोल्ड लेवल पर विमेंस के ग्रुप बनाकर इन एक्टिविटीज़ को बहुत प्रमोट किया गया और उनसे उनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है. वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज देयर कि अब रूरल एरियाज में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, इतना ज़्यादा उन लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है, उनमें बहुत सस्ती एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन उनको बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है ताकि सभी लोग टेक्निकल अपडेट हों, टेक्निकली हर चीज़ का उनको नॉलेज हो और इससे भी बच्चे बहुत ज़्यादा अर्निंग्स कर सकते हैं. क्योंकि जैसे अगर टेक्निकली अपडेटेड होंगे हम तो डेफिनेटली हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग हर फील्ड में हम प्रोग्रेस कर सकते हैं. हर जगह हमारी डिमांड होगी, स्किल्ड लेबर, ट्रेंड लेबर की हर जगह डिमांड होगी. तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ important option of livelihood है rural areas में. So students, in this chapter the topic of organic farming is deleted from the syllabus for this session. So organic farming is not to be done and this chapter is over. So that's all for today. Thank you.